शुरू करते हैं आज की कहानी, द गार्डन पार्टी, कैथरीन मैनफील्ड द्वारा। और आखिर उन्हें वो दिन मिल ही गया जब मौसम बड़ा ही सुहाना था। गार्डन पार्टी के लिए इससे बेहतर दिन हो ही नहीं सकता था। न आसमान में बादल छाए थे, न तेज हवा चल रही थी। वो बस एक सुखद और खुशनुमा दिन था। हल्के नीले आसमान में सुनहरी रोशनी की चमक थी, जैसे गर्मियों की शुरुआत में हुआ करती है। माली सुबह से ही उठे हुए थे। वो तब तक लॉन में ही घास काट रहे थे, झाड़ू दे रहे थे, जब तक घास और गहरे रंग की और गुलाबी ना हो जाए, डेजी के पौधे चमकने ना लगे हों। जहां तक गुलाब की बात आती है, ऐसा लगता है मानो वो खुद भी जानते थे कि गुलाब ही वो इकलौता फूल है जो गार्डन पार्टी में लोगों को सबसे ज्यादा लुभाता है। इकलौता फूल जिसे हर कोई पहचानता है। हाँ, हजारों फूल एक ही रात में खिले थे। उनके सामने हरे रंग की झाड़ियां ऐसी झुक गई जैसे उनके सामने कोई मासूम फरिश्ता आ गया हो और वो उनका स्वागत कर रही हो। अभी तो नाश्ता खत्म भी नहीं हुआ था और कुछ आदमी शामियाना लगाने पहुंच गए थे। माँ, आप शामियाने किस ओर लगवाना चाहती हैं? मेरे प्यारे बच्चे, मुझसे पूछने से कोई फायदा नहीं। इस साल मैंने सब कुछ अपने बच्चों पर छोड़ने का मन बना लिया है। भूल जाओ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे साथ एक सम्मानित मेहमान की तरह व्यवहार करो। लेकिन मैग आदमियों के काम की निगरानी नहीं कर सकती थी। उसने नाश्ते से पहले अपने बालों को धोया था और वो हरे रंग की पगड़ी पहने कॉफी पीने बैठी थी। गीले घुंघराले बालों की लट उसके दोनों गालों को छू रही थी। जोस एक तितली की तरह रेशमी पेटीकोट और किमोनो जैकेट पहनकर नीचे आई। तुम्हें जाना होगा लॉरा, हम सब में से तुम एक कलाकार हो। हाथ में मक्खन लगे ब्रेड का टुकड़ा लिए लॉरा फिर से वहां से चल दी। बाहर खाने का कोई ना कोई बहाना मिल जाना, ये सोच ही कितनी लजीज है। इसके अलावा उसे चीजों को संवारना और सजावट करना बेहद पसंद है। उसे हमेशा लगता था कि वो इसे किसी और से कहीं बेहतर ढंग से कर सकती है। शर्ट पहने चार आदमी बगीचे के रास्ते पर एक साथ खड़े थे। उनके हाथ में कैनवस के रोल के साथ कवर की गई कई सीढ़ियां थी और उनके पीठ पर बड़े बड़े औजारों के बैग थे। वो प्रभावशाली लग रहे थे। लॉरा को अब लग रहा था कि काश उसके हाथ में ब्रेड का टुकड़ा नहीं होता। उसे आसपास ब्रेड रखने की कोई जगह नहीं मिली और वो उसे फेंक भी नहीं सकती थी। वो उन लोगों को देखकर थोड़ा शर्मा गई और फिर गंभीर दिखने की कोशिश की। गुड मॉर्निंग, अपनी माँ की आवाज की नकल करते हुए उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो शर्मिंदा हो गई और एक छोटी बच्ची की तरह हकलाने लगी। ओह, अच्छा, आप आ गए। क्या आप शामियाना लगाने आए हैं? बिल्कुल सही मिस, उनमें से सबसे लंबे आदमी ने कहा। वो एक दुबला पतला आदमी था जिसके चेहरे पर झाइयां थी। उसने अपने टोल बैग को उतारा, अपनी हैट को सरकाया और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान इतनी सहज और मिलनसार थी कि लॉरा की घबराहट कुछ कम हुई। उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, छोटी है लेकिन कितनी गहरी नीली है। अब उसने दूसरे को देखा, वो भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनकी मुस्कुराहट कह रही थी, चीयर अप, हम आपको खाने ही जाएंगे। कितने अच्छे कारीगर हैं ये, और क्या खूबसूरत सुबह है। नहीं लॉरा, मुझे इन सब बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए, बस काम की बात पर ध्यान देना चाहिए। शामियाना बस, कुछ और नहीं। क्या लिली का बगीचा ठीक रहेगा? और उसने लिली के बगीचे की ओर उस हाथ से इशारा किया जिसमें ब्रेड का टुकड़ा नहीं था और वो सभी आदमी मुड़े और उस दिशा की ओर देखा। थोड़े मोटे से आदमी ने अपने नीचे के होठ को जोर से दबाया और उसका लंबा साथी नाक भों सिकोड़ने लगा। मुझे तो ये ज्यादा पसंद नहीं आया, उसने कहा। ये कुछ खास नहीं है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ और खींच पाए। ये कहकर वो लॉरा की तरफ मुड़ा। लॉरा की परवरिश ने उसे एक पल के लिए आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि अपनी बात कहने के लिए उस आदमी ने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन वो क्या समझाना चाह रहा था वो लॉरा समझ गई थी। टेनिस कोर्ट के एक हिस्से में, लेकिन एक कोने में बैंड प्ले करने वाला है। तो बैंड का भी इंतजाम किया है, दूसरे कारीगर ने कहा। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने थकी आंखों से पूरे टेनिस कोर्ट को देखा। वो क्या सोच रहा था? छोटा सा बैंड है, लॉरा ने धीरे से कहा।
लॉरा ने सोचा अगर बैंड छोटा होगा तो शायद वो लोग इतना बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन उस लंबे आदमी ने लॉरा को बीच में ही टोका। वहां देखिए मिस, वो जगह सही रहेगी, उन पेड़ों के पास, वहां करटास के पेड़ों के पास। लेकिन इससे तो वो पेड़ छुप जाएंगे, वो इतने प्यारे और खूबसूरत थे। उनके चौड़े चमकदार पत्ते थे और उन पर पीले फूलों के गुच्छे लगे हुए थे। वो उन पेड़ों की तरह थे जिनकी कल्पना आप किसी रेगिस्तान के द्वीप पर बढ़ने की करते हैं, जो अकेले में बड़े गर्व से, शांति से अपने पत्तों और फूलों को सूरज की ओर ऊपर उठाते हैं। क्या इन्हें शामियाने के पीछे छुपा देना सही होगा? लॉरा अभी सोच ही रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो आदमी अपने सामान को उतारकर जगह बनाने लगे थे। सिर्फ उनका लंबा साथी बचा हुआ था। वो नीचे झुका, लैवेंडर की टहनी को टटोला और अपने नाक के पास ले जाकर उसकी सुगंध को महसूस किया। जब लॉरा ने उसके हाव भाव को देखा तो वो चकित रह गई। वो करकास के बारे में सब भूल गई और इस सोच में डूब गई कि उस आदमी को इन चीजों की परवाह है, लैवेंडर की खुशबू की। असल में कितने आदमी होंगे जिन्होंने कभी कुछ ऐसा किया होगा? ओह, ये कितने अनोखे और अलग होंगे, उसने सोचा। लॉरा सोचने लगी कि उसके साथ नाचने वाले मूर्ख लड़कों के बजाय ये लोग उसके दोस्त क्यों नहीं हो सकते। इस तरह के लोगों के साथ उसकी ज्यादा बनेगी। ये सब दोष इन बेतुके क्लास के भेदभाव के कारण है। वो लंबा आदमी लिफाफे पर कुछ बना रहा था। खैर, उसके लिए क्लास, अमीरी, गरीबी जरा भी मायने नहीं रखते थे। उसके बाद लकड़ी के हथौड़े की चौक चौक की आवाज आने लगी। कोई सीटी बजा रहा था, कोई गा रहा था। क्या तुम वहां हो दोस्त? दोस्त? इसमें कितना अपनापन और मिठास था, बस ये साबित करने के लिए कि वो कितनी खुश थी, बस उस लंबे आदमी को दिखाने के लिए कि उसे बिल्कुल घर जैसा लग रहा था और कैसे उसे बेवकूफी भरी बातों से चिढ़ थी। लॉरा ने पेंटिंग को देखते हुए अपने ब्रेड का टुकड़ा खाया। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो भी एक कारीगर है। लॉरा, लॉरा, तुम कहाँ हो? टेलीफोन है, लॉरा, घर से आवाज आई। आ रही हूँ। वो कूदती फांदती हॉल की ओर चल पड़ी। हॉल में उसके पिता और लॉरी ऑफिस जाने के लिए अपने हैट को ब्रश से साफ कर रहे थे। लॉरा, मैं क्या कह रहा था? लॉरी ने जल्दी से कहा। जरा देखना, क्या मेरी कोट को प्रेस करने की जरूरत है? ठीक है, देख लूंगी। अचानक वो खुद को रोक ही नहीं पाई और लॉरी की ओर दौड़ी और उसके हाथ को दबाते हुए कुछ हाफते हुए कहा, ओह, मुझे पार्टी करना बेहद पसंद है, और तुम्हें? कुछ हद तक, लॉरी ने प्यारी सी बचकानी आवाज में कहा। फिर उसने धीरे से उसे पीछे किया और कहा, कब से फोन पड़ा है, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, अरे हाँ किटी, गुड मॉर्निंग। लंच के लिए आओगी? हाँ जाओ ना। ये हुई ना बात, हल्का फुल्का खाना है, सैंडविच क्रस्ट, टूटे हुए मैरीक्यू, शॉल वगैरह। हाँ, आज का दिन कितना खूबसूरत है ना। एक मिनट होल्ड करो, मम्मी बुला रही हैं। क्या मम्मी? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मिसेस शेरिडन की आवाज सीढ़ियों के नीचे आई। किटी से कहना कि पिछले रविवार उसने जो प्यारी सी हैट पहनी थी वो पहनकर आए। मम्मी कह रही है कि वो हैट पहन कर आना। ओके बाय, 1 बजे मिलते हैं। लॉरा ने रिसीवर रखा और गहरी सांस ली। उसने आहें भरी और उसके अगले ही पल वो जल्दी से बैठ गई। वो अब भी सुन रही थी। घर के सभी दरवाजे खुले हुए थे। घर का माहौल नरम, तेज कदमों और आवाजों के साथ जिंदा दिल लग रहा था। सामने के दरवाजे की घंटी बजी और सीढ़ियों पर सैंडी के प्रिंट स्कर्ट की सरसराहट सुनाई दी। एक आदमी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। सैंडी ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे यकीन है कि मुझे पता नहीं है। रुको, मैं मिसेस शेरिडन से पूछ लेती हूँ। क्या हुआ सैंडी? लॉरा ने हॉल में आकर पूछा। फूल वाला है मिस लॉरा। वाकई ऐसा ही था। दरवाजे के अंदर एक बड़े से ट्रे में गुलाबी लिली के पॉट भरे थे। उसमें और कुछ भी नहीं था, बस लिली, कैना लिली, बड़े गुलाबी फूल पूरी तरह खिले हुए, चमकदार लालिमा लिए हुए टहनी में लगे हुए, जैसे मानो अभी बोल पड़ेंगे। ओह सैंडी, लॉरा ने कहा, जैसे वो करहा रही हो। वो उसकी खूबसूरती को महसूस करने के लिए नीचे झुकी। उसे लग रहा था जैसे वो फूल उसकी उंगलियों में, उसके होठों पर खिल रहे हो। जरूर कोई गलती हुई है, उसने धीरे से कहा। किसी ने इतने फूलों का ऑर्डर नहीं दिया था। सैंडी, जाओ और जाकर माँ को खोजो,
उसी पल वहां मिसेस शेरिडन आ गई। उन्होंने शांति से कहा, कोई गलती नहीं हुई है, मैंने ही ऑर्डर दिया था। क्या ये प्यारी नहीं है? उन्होंने लॉरा के हाथ को दबाते हुए कहा, मैं कल दुकान के सामने से गुजर रही थी और मैंने इन्हें खिड़की से देखा और मैंने यूं ही सोचा कि मेरे पास बहुत सारे लिली के फूल होने चाहिए। इसके लिए गार्डन पार्टी एक अच्छा बहाना है। लेकिन मुझे तो लगा कि आप सब कुछ हम पर छोड़ना चाहती हैं, लॉरा ने कहा। सैंडी चली गई थी। फूल वाले का आदमी अभी वैन के पास खड़ा था। लॉरा ने धीरे से अपनी माँ को बाहों में भर लिया। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें एक लॉजिकल माँ पसंद नहीं आएगी, है ना? अब छोड़ो मुझे, वो आदमी आ रहा है। वो आदमी एक और फूल भरी ट्रे ले आया। मिसेस शेरिडन ने कहा, उन्हें दरवाजे के अंदर बरामदे के दोनों ओर लगा दीजिए। क्या कहती हो लॉरा? बिल्कुल मम्मी, अच्छा लगेगा। डाइनिंग रूम में मैक, जॉस और छोटे हैंस ने आखिरकार पियानो को सरका ही दिया। अब अगर हम इसे चैटरफील्ड की दीवार के सहारे रखते हैं और कुर्सियों को छोड़कर बाकी सब कुछ कमरे के बाहर निकाल देते हैं तो ठीक रहेगा। बिल्कुल। हैंस इन कुर्सियों को स्मोकिंग रूम में ले जाओ। कारपेट से निशानों को साफ करने के लिए किसी नौकर को बुला लाओ। 1 मिनट हैंस। जॉस को नौकरों को ऑर्डर देना बहुत पसंद था और नौकर भी उनकी बात बड़े प्यार से मान लेते थे। वो हमेशा उन्हें महसूस कराती थी कि वो भी घर में होने वाली चीजों का हिस्सा है। माँ और मिस लॉरा को तुरंत यहाँ पर आने के लिए कहो। बहुत अच्छा मिस जॉस। वो मैक की ओर मुड़ी। मैं सुनना चाहती हूँ कि पियानो की धुन कैसी है। हो सकता है कि मुझे गाने के लिए कहा जाए। चलो एक गाना ट्राई करते हैं। उसके बाद वो गुनगुनाने लगी। मेरी आवाज अच्छी लग रही है ना मम्मी? वो मुस्कुरा दी। वो गाना गा रही थी कि बीच में ही आकर सैंडी ने टोक दिया। क्या है सैंडी? कुक पूछ रहा है कि क्या आपको सैंडविच के लिए झंडे मिल गए? सैंडविच के लिए झंडे? सैंडविच के लिए झंडे? मिसेस शेरिडन ने पूछा और उनके चेहरे के हाव भाव से बच्चे समझ गए कि वो झंडे लाना भूल गई हैं। मुझे देखने दो, उन्होंने सैंडी से कहा। कुक से कहो कि उसे 10 मिनट में झंडे मिल जाएंगे। अब जल्दी से उन्होंने लॉरा से कहा, मेरे साथ स्मोकिंग रूम में आओ। मैंने एक लिफाफे के पीछे कुछ नाम लिखे हैं, तुम्हें उसे मेरे लिए लिखना होगा। मैक, तुरंत ऊपर जाओ और अपने सिर से उन गीली चीजों को उतारो। जॉस, फटाफट तैयार हो जाओ। क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? आज रात तुम्हारे पिता को घर आने पर बताना होगा। आखिर लिफाफा डाइनिंग रूम की घड़ी के पीछे मिला। वो वहां कैसे पहुंचा? मिसेस शेरिडन को इसका कोई अंदाजा नहीं था। आपके बच्चों में से किसी ने उसे आपके बैग से चुराया होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है। क्रीम, पनीर, नींबू, दही, क्या तुमने वो कर दिया? हाँ। मिसेस शेरिडन ने लिफाफे को खुद से दूर किया। शायद वो कुतरा हुआ था। ये चूहे का काम लगता है। क्या ये चूहे का काम है? ऑलिव पालतू, लॉरा ने उनके कंधे के ऊपर देखते हुए कहा। हाँ, जाहिर है ऑलिव। बड़ा ही भयानक कॉम्बिनेशन है अंडे और ऑलिव का। काम खत्म होने के बाद लॉरा उन्हें किचन में ले गई। जोस कुक को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैंने आज तक इतने लाजवाब सैंडविच नहीं देखे। आपने कितनी तरह के बनाए हैं? 15 मिस जोस। इसके लिए आप तारीफ के काबिल हैं। गॉडबर्ड आ गया, सैंडी ने कहा। इसका मतलब था क्रीम पफ आ गए थे। गॉडबर्ड अपने क्रीम पफ के लिए जाने जाते थे, क्योंकि कोई भी क्रीम पफ घर में नहीं बनाना चाहता था। सब उसे गॉडबर्ड से ही मंगवाते थे। उसे अंदर ले आओ और टेबल पर रख दो, कुक ने कहा। ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, जॉस ने कहा। कुक ने बड़े प्यार से कहा, एक एक खा लो, आपकी माँ को पता नहीं चलेगा। ओह बिल्कुल नहीं, नाश्ते के तुरंत बाद फैंसी क्रीम पफ, ये सोचते हुए भी मेरा पेट भर जाता है। लेकिन 2 मिनट बाद जॉस और लॉरा अपनी उंगलियां संतुष्टि से चाट रहे थे, जो व्हाइट क्रीम खाने से ही मिलती है। लॉरा ने कहा, चलो पीछे के रास्ते से बगीचे में चलते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि शामियाने का काम कैसा चल रहा है। जो काम करने आए थे वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन पीछे के दरवाजे को कुक, सैंडी और गॉडबर्ड के आदमी ने ब्लॉक कर दिया था। कुक एक मुर्गे की तरह आवाज निकालने लगा। सैंडी ने अपना हाथ अपने गालों पर दबा दिया था, जैसे कि उसे दांत में दर्द हो रहा हो। हैंस का चेहरा सब कुछ समझने के चक्कर में कंफ्यूज लग रहा था। सिर्फ गॉडबर्ड का आदमी इन सब का आनंद ले रहा था। ये उनकी कहानी थी। क्या बात है, क्या हुआ? वहां एक भयानक दुर्घटना हुई है, कुक ने कहा। एक आदमी मारा गया। एक आदमी मारा गया? कहां पर?
कैसे? कब? क्या आपने नीचे उन छोटी झोपड़ियों को देखा है? बेशक आपने देखा होगा। वहां एक नौजवान घोड़ा गाड़ी वाला लड़का स्कॉट कर रहा था। उसका घोड़ा आज सुबह हॉकी स्ट्रीट के टेंशन इंजन के किनारे पर बिदक गया, जिसकी वजह से वो लड़का अपने सिर के बल बाहर गिरा और चोट लगते ही उसकी मौत हो गई। मर गया? लॉरा ने गॉडबर के आदमी को देखते हुए कहा। जब मैं यहाँ आ रहा था तब वो लोग उसे उठाकर घर ले जा रहे थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 5 छोटे बच्चे हैं। जॉस, यहाँ आओ। लॉरा ने अपनी बहन का स्लीव खींचा और उसे दरवाजे की दूसरी ओर ले गई। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने दरवाजे का सहारा लिया और थोड़ा रुक कर कहा, जॉस, हम सब कुछ कैसे रोकेंगे? सब कुछ रोकना है? जॉस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? यही कि गार्डन पार्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जॉस अभी भी चकित थी। पार्टी को रोक दे? क्यों लॉरा? कैसी बेतुकी बात कर रही हो? हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पड़ोस में एक मरे हुए आदमी के होने से हम गार्डन पार्टी कैसे कर सकते हैं? कुछ हद तक ये बेकार की बात थी, क्योंकि वो झोपड़ी नीचे एक गली में बिल्कुल अलग जगह पर थी, जिसका रास्ता उनके घर के रास्ते से मिलता था। बीच में एक चौड़ी सड़क थी। सच में वो बहुत दूर थे। ऐसा लगता था मानो वो झोपड़ी सबकी आंखों में चुभती थी और उन्हें ऐसे आलीशान पड़ोस में रहने का कोई अधिकार नहीं था। उस गली में छोटे छोटे गरीब और सस्ते घर थे, जिन्हें चॉकलेट ब्राउन रंग से पेंट किया गया था। उनके छोटे छोटे बगीचों में गोभी, डंठल, बीमार मुर्गियां और टमाटर के डिब्बों के अलावा कुछ नहीं था। उनकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं में गरीबी की बू आती थी। उस गली में धोबी मोची रहते थे। वहां एक ऐसे आदमी का घर भी था जिसके घर के सामने छोटे छोटे पंछियों के पिंजरे लगे हुए थे। बच्चे झुंड बनाकर घूमा करते थे। जब शेरिडन के बच्चे छोटे थे तो उन्हें उस गली में पैर रखने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि शेरिडन परिवार को लगता था कि वहां की भाषा उनके बच्चों पर बुरा असर डालेगी और ना जाने वहां जाने से उन्हें कौन सी बीमारी लग जाए। लेकिन बड़े होने के बाद लॉरा और लॉरी कई बार वहां से गुजरे थे। वहां इतनी गंदगी थी कि किसी को भी घिन आ जाए। जब वो वहां से बाहर आए तो सिहर गए, लेकिन उनका मानना था कि सभी को हर जगह जाना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। लॉरा ने कहा, जरा सोचो, बैंड की आवाज सुनकर उस औरत को कैसा लगेगा? उस पर क्या बीतेगी? ओह लॉरा, जॉस अब तक बहुत ज्यादा नाराज होने लगी। अगर तुम हर बार कोई दुर्घटना होने पर पार्टी करना या बैंड का बजना बंद कर दोगी तो यह जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे भी तुम्हारी तरह इस बात का बेहद दुख है और मुझे भी उन लोगों के लिए सहानुभूति है। अब जॉस की आंखें सख्त होने लगी थी। उसने अपनी बहन को उसी तरह घूर कर देखा जैसे वो बचपन में लड़ते वक्त एक दूसरे को देखते थे। तुम भावुक होकर एक शराबी आदमी को वापस जिंदगी नहीं दे सकती, उसने धीरे से कहा। शराबी? नशे में? किसने कहा वो नशे में था? लॉरा ने गुस्सा होते हुए कहा। उसने कहा, मैं मम्मी को बताने जा रही हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। जॉस ने उसका साथ दिया। मम्मी, क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊं? जरूर बच्चे, क्यों, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? मिसेस शेरिडन ने ड्रेसिंग टेबल से घूम कर देखा। वो एक नई हैट ट्राई कर रही थी। मम्मी, एक आदमी की मौत हो गई है, लॉरा ने कहना शुरू किया। उसकी माँ ने उसे रोकते हुए सवाल किया, हमारे बगीचे में तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मिसेस शेरिडन ने राहत की सांस ली और अपनी बड़ी सी हैट उतारकर अपने घुटनों के पास रख दी। लेकिन मम्मी सुनिए, लॉरा ने कहा। उस दर्दनाक घटना से उसका गला भर आया था। उसने पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई। ऐसे हादसे होने के बाद हम पार्टी नहीं कर सकते। आप ही बताइए मम्मी, बैंड और सभी मेहमान आएंगे, उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी। वो शोरगुल, रौनक देखकर उन्हें कैसा लगेगा? वो हमारी पड़ोसी है मम्मी। लॉरा यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी माँ बिल्कुल जॉस की तरह व्यवहार कर रही थी। ये सहन करना तो और भी मुश्किल था, क्योंकि वो खुश लग रही थी। उन्होंने लॉरा की बात को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरी लाडली, थोड़ी सी तो अकल लगाओ। हमें तो ये बात इत्तेफाक से पता चली है। अगर आमतौर पर किसी की मौत होती तब भी तो हम पार्टी करते ना। और मुझे तो समझ नहीं आता कि उस छोटी सी और गंदी सी जगह के लोग जिंदा कैसे रह पाते हैं। लॉरा को मजबूरन हाँ कहना पड़ा, लेकिन उसे फिर भी लग रहा था कि यह बात सब गलत है। वो अपनी माँ के सोफे पर बैठ गई
और तकिए के फ्रिल पर अपने नाखून चुभोने लगी। उसकी मायूसी साफ झलक रही थी। क्या ये हमारी बेरहमी और निर्दयता नहीं दिखा था? उसने पूछा। मेरी बच्ची। मिसेस शेरिडन उठी और हैट लेकर लॉरा के पास गई। इससे पहले कि लॉरा कुछ कह पाती, उन्होंने वो हैट उसे पहना दिया। ये हैट तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए ही बनी है। ये मेरी उम्र के हिसाब से मुझ पर नहीं जचेगी। इसे पहनकर तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो जैसे पहले कभी नहीं लगी। जरा खुद को देखो तो सही। उन्होंने अपने हाथ में दर्पण पकड़ रखा था। लेकिन मम्मी, लॉरा ने कुछ कहने की कोशिश की। वो खुद को दर्पण में नहीं देख पाई। उसने अपनी नजरें घुमा ली। इस बार मिसेस शेरिडन के सब्र का बांध टूट गया, जैसे जोश का धैर्य खत्म हो गया था। तुम ऊटपटांग बातें करने लगी हो लॉरा, उन्होंने सख्ती से कहा। वो लोग हमसे बलिदान की उम्मीद नहीं करते और इतने सारे लोगों के आनंद को एक दुर्घटना के नाम पर यूं खराब नहीं कर सकते जिस तरह तुम अभी कर रही हो। क्या ये सही है? ये सब मेरी समझ के बाहर है, लॉरा ने कहा और अपने रूम की ओर निकल गई। वहां संयोग से उसकी नजर सबसे पहले आईने पर पड़ी। उसने आईने में एक बेहद आकर्षक लड़की को देखा। उसने एक ब्लैक हैट पहन रखा था जिस पर सोने की डैंसी और एक लंबी काली मखमली रिबन लगी हुई थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो ऐसी दिख सकती थी। क्या मम्मी सही कह रही थी? उसने सोचा। अब उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ सही हो। क्या मैं बेहद महंगी जिंदगी जी रही हूँ? शायद यही सच है। बस एक पल के लिए उस गरीब औरत, उस मासूम छोटे बच्चे और उनके पति के मृतक शरीर को घर के अंदर ले जाने की एक झलक उसकी आंखों के सामने कौंधी। लेकिन ये सब ख्याली झूठ और एक अखबार में छपी धुंधली तस्वीर की तरह लग रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद मुझे दोबारा सब याद आ जाएगा, उसने सोचा। अब यही प्लान ठीक लग रहा था। दोपहर 1:30 बजे तक लंच खत्म हुआ। 2:30 बजे तक सभी लोग बगीचे में जाने के लिए तैयार थे। ग्रीन कोटेड बैंड आ गया था और उन्होंने टेनिस कोर्ट के कोने में अपना सामान जचा लिया था। अरे यार, तुम्हें उन्हें तालाब के चारों ओर अरेंज करना चाहिए था, किटी ने आते ही कहा। लॉरी भी ऑफिस से वापस आ गया और तैयार होने के लिए जाते वक्त रास्ते से सबको हेलो कहा। उसे देखते ही लॉरा को वो हादसा फिर से याद आ गया। वो उसे बताना चाहती थी। अगर लॉरी भी दूसरों की बातों से सहमत होगा तो यानी सब ठीक था। लॉरा उसके पीछे पीछे हॉल तक चली गई। लॉरी आधी सीढ़ी चढ़ चुका था, लेकिन जब वो घूमा तो उसने लॉरा को देखा और देखता ही रह गया। तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो लॉरा, बहुत ही कमाल की हैट है, उसने कहा। लॉरा ने धीरे से कहा, अच्छा। वो लॉरी को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसे कुछ बता नहीं पाई। कुछ देर बाद लोगों का आना शुरू हो गया। बैंड ने माहौल जमाना शुरू किया। वेटर घर से निकलकर शामियाने की ओर जाने लगे। जहां भी नजर जाती वहां जोड़े टहल रहे थे। लोग झुककर फूलों की सुंदरता निहार रहे थे, एक दूसरे को हेलो कह रहे थे, बगीचे में घूम रहे थे। उन चहचहाते पंछियों की तरह लग रहे थे जो आज घूमते फिरते शेरिडन के बगीचे में पहुंच गए थे। उन लोगों के साथ होना कितनी खुशी देता है ना, जो खुश हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान है, जो प्यार से गले मिलते हैं। डार्लिंग लॉरा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मेरे बच्चे, मैंने आज तक इतनी सुंदर हैट नहीं देखी। लॉरा, तुम आज बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसी दिख रही हो। इतनी आकर्षक तुम पहले कभी नहीं लगी। लॉरा के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई थी। उसने धीरे से पूछा, क्या आपने चाय ली? क्या आप एक बर्फ लेंगे? पैशन फ्रूट के बर्फ सच में बहुत खास है। फिर वो अपने पिता के पास गई और उनसे पूछा, डैडी, क्या बैंड के लोगों को पीने के लिए कुछ नहीं मिल सकता? धीरे धीरे वो पार्टी एक फूल की तरह खिलने लगी। बीच में वो फीकी पड़ी और फिर धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां बंद हो गई, यानी शाम ढलते ढलते एक पार्टी खत्म हो गई थी। इससे अच्छी गार्डन पार्टी आज तक नहीं हुई। आज लोगों ने खूब एंजॉय किया। लोगों को अलविदा कहने के लिए लॉरा अपनी माँ के साथ खड़ी थी। सब अच्छे से हो गया, भगवान का शुक्र है, मिसेस शेरिडन ने कहा। चलो लॉरा, थोड़ी ताजी कॉफी पीते हैं। तुम बहुत थक गई होगी ना? हाँ, बहुत जबरदस्त पार्टी थी, लेकिन ये पार्टियां थका देती हैं। तुम बच्चे इतनी पार्टी करने के लिए कैसे राजी हो जाते हो? उसके बाद वो सभी उस खाली शामियाने में बैठ गए। एक सैंडविच खा लीजिए डैडी, लॉरा ने कहा। शुक्रिया। मिस्टर शेरिडन ने सैंडविच का टुकड़ा लिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा पीस लिया।
मुझे लगता है कि आपने उस दर्दनाक एक्सीडेंट के बारे में नहीं सुना जो आज दोपहर में हुआ, उन्होंने कहा। मिसेस शेरिडन ने लॉरा का हाथ उठाते हुए कहा, हमने सुना था। इसने लगभग पार्टी को बर्बाद ही कर दिया था। ये जोर दे रही थी कि हमें ये पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। ओह मम्मी, लॉरा नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इस मामले में चिढ़ाए। मिस्टर शेरिडन ने कहा, जो हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो लड़का शादीशुदा भी था, इस गली के नीचे रहता था। लोग कह रहे थे कि उसके पीछे वो अपनी पत्नी और नादान बच्चे को छोड़ गया है। इसके बाद वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मिसेस शेरिडन की उंगलियां चाय के कप पर बेचैनी से चलने लगी। अचानक उन्होंने ऊपर देखा। टेबल पर सैंडविच, केक, क्रीम पफ पड़े थे जो अब बर्बाद होने वाले थे। तभी उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। मुझे पता है क्या करना है, उन्होंने कहा। चलो एक टोकरी बनाते हैं, उस गरीब औरत को ये अच्छा खाना भेजे, और कुछ नहीं तो उनके बच्चों के लिए एक अच्छी दावत हो जाएगी। क्या आप सब सहमत नहीं है? लॉरा, मुझे सीढ़ियों की अलमारी में से एक बड़ी टोकरी लाकर दो। लेकिन मम्मी, क्या आपको लगता है कि सही होगा? लॉरा ने कहा। फिर से एक सवाल। लॉरा सच में उन सब से बिल्कुल अलग थी। उनकी पार्टी के बचे हुए सामान को ले जाना, क्या वो गरीब औरत सच में इसे पसंद करेगी? बेशक। आज तुम्हें हो क्या गया है? अभी 1-2 घंटे पहले तुम उन्हें सहानुभूति रखने के लिए कह रही थी, और अब? ठीक है बाबा। लॉरा दौड़ कर गई और टोकरी लेकर आई। उसकी माँ ने उसे ऊपर तक सामानों से भर दिया। इसे तुम खुद लेकर जाना, उन्होंने कहा। और सुनो, साथ में अरुम लिली भी ले जाना। उन लोगों को अरुम लिली बहुत पसंद है। शाम रात में बदलने लगी। सफेद चमचमाती हुई सड़क और नीचे गहरे साए में डूबी छोटी छोटी झोपड़ियां दोपहर के बाद अब कितनी शांत लग रही थी। लॉरा अब एक जानदार पार्टी के बाद पहाड़ी से नीचे एक ऐसी जगह पर जा रही थी जहां एक आदमी की मौत हो चुकी थी। उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा क्यों? वो 1 मिनट के लिए रुक गई। उसे लग रहा था कि जैसे लोगों के हंसने की खनक, चम्मच की आवाज, कुचली हुई घास की सुगंध, सबके चेहरों पर रौनक और खुशी की झलक, सब उसके अंदर बस गए हैं। उसके अंदर किसी और चीज के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। उसे उस औरत की बेबसी और दुख शायद अभी महसूस ही नहीं हो रहे थे। कितनी अजीब सी बात है ना? उसने ऊपर धुंधलाते हुए आसमान को देखा और कहा, हाँ, आज की पार्टी बहुत अच्छी थी। उसने चौड़ी सड़क पार की और अब उस धुएं से भरी अंधेरी गली की शुरुआत हुई। वहां औरतें शॉल ओढ़े और आदमी ऊनी हैट पहने जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। बच्चे दरवाजे के बाहर चौखट के पास खेल रहे थे। छोटी छोटी झोपड़ियों में मंद मंद आवाजें आ रही थी। उनमें से कुछ में हल्की रोशनी की झिलमिलाहट थी। लॉरा ने अपना सर झुकाया और जल्दी जल्दी चलने लगी। वो सोच रही थी कि काश मैंने कोट पहन लिया होता, क्योंकि उसकी फ्रॉक चमक रही थी और उस मखमली किरण की बड़ी सी हैट के बजाय कोई साधारण सी हैट होती तो ज्यादा अच्छा होता। क्या लोग मुझे देख रहे हैं? हाँ शायद। यहाँ आना एक गलती है। पूरे रास्ते उसे ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ आकर उसने एक गलत कदम उठाया है। तो क्या उसे अब वापस चले जाना चाहिए? नहीं, इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। यही घर लग रहा है, यही होना चाहिए। बाहर लोगों की भारी भीड़ खड़ी थी। दरवाजे के बगल में बैसाखी के साथ एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी सब देख रही थी। उनके पैरों के नीचे एक अखबार था। लॉरा जैसे जैसे करीब आई, वो आवाजें बंद होने लगी। लोग वहां से जाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें उम्मीद थी। वो जानते थे कि वो वहां आने वाली है। लॉरा बुरी तरह घबराई हुई थी। उसने मखमली रिबन को अपने कंधे की ओर करते हुए पास खड़ी हुई औरत से कहा, क्या ये मिसेस स्कॉट का घर है? उस औरत ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लड़की, मेरी मदद करना भगवान। ये कहते हुए वो उस छोटे से रास्ते पर आगे बढ़ी और दरवाजा खटखटाया। लॉरा लोगों की घूरने वाली आंखों से दूर होना चाहती थी। वो खुद को ढकने के लिए कुछ चाहती थी, फिर चाहे वो उन गरीब औरतों की शॉल क्यों ना हो। ऐसे माहौल में नए कपड़े पहनकर आना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं बस टोकरी छोड़कर चली जाऊंगी। मैं टोकरी खाली होने तक का भी इंतजार नहीं करूंगी, उसने फैसला किया। तभी दरवाजा खुला। काले रंग के कपड़े पहने एक औरत आई। उसके चेहरे से उदासी साफ झलक रही थी।
लॉरा ने पूछा, क्या आप मिसेस स्कॉट है? लेकिन जब औरत ने कहा, आइए मिस, अंदर आइए, तो लॉरा घबराई कि उसे अब झोपड़ी के अंदर जाना होगा। लॉरा ने कहा, नहीं, मैं अंदर नहीं आना चाहती, मैं बस ये टोकरी देने आई थी, माँ ने भेजा है। शायद उस औरत ने लॉरा को सुना ही नहीं। इस ओर आ जाइए मिस, उसने कहा, और लॉरा उसके पीछे चल दी। उसने खुद को एक छोटे से रसोई घर में पाया जहां एक दिया जल रहा था। वहां आग के पास एक औरत बैठी थी। जिस औरत ने लॉरा को अंदर बुलाया था, उन्होंने कहा, कोई आया है, ये एक जवान लड़की है। वो लॉरा की ओर मुड़ी और कहा, मैं एम की बहन हूँ। आप इनके किसी व्यवहार का बुरा मत मानिए, उम्मीद है आप समझेगी। ओह बिल्कुल, मैं समझती हूँ, प्लीज उन्हें डिस्टर्ब ना करें, मैं बस जा रही हूँ, लॉरा ने कहा। लेकिन उसी पल आग के सामने बैठी औरत मुड़ी। उसका चेहरा फूला हुआ सा था, आंखें और होंठ सूजे हुए थे। वो देखने में डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो समझ ही नहीं पा रही थी कि लॉरा वहां क्यों आई थी। इसका क्या मतलब था? ये अजनबी एक टोकरी लेकर मेरे रसोई घर में क्यों खड़ी थी? उसके चेहरे पर दोबारा शिकन आने लगी। "अ, ठीक है, मैं इन मोहतरमा का शुक्रिया अदा कर देती हूँ," दूसरी औरत ने कहा। मुझे यकीन है कि आप बुरा नहीं मानेगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए दोबारा कहा। लॉरा किसी भी सूरत में वहां से जाना चाहती थी। वो अब दरवाजे के पास आ गई थी। दरवाजा खुला, वो उस कमरे में चली गई जिस कमरे में उस नौजवान की लाश पड़ी थी। आप एक नजर उन्हें देखना जरूर चाहेंगी, है ना? वो लॉरा के बगल में से निकली। डरिए मत मिस, अब उसकी आवाज में रहस्य मिला हुआ था। ओह देखो, यहाँ एक तस्वीर है, लेकिन इसमें दिखाने लायक कुछ नहीं है। आ जाओ प्यारी लड़की, उसने कहा। लॉरा अंदर गई। वो नौजवान लेटा हुआ था, मानो इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वो उन दोनों से बहुत दूर चला गया था। इतनी दूर, अकेले, जहां सिर्फ शांति थी, जैसे वो कोई सपना देख रहा था। उसे फिर कभी जगाया नहीं जा सकता था। उसका सिर तकिए में धंस गया था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे पलकों के नीचे उसे सब दिखाई देना बंद हो गया था। उसमें रोशनी नहीं, सिर्फ अंधकार था। उसका सपना पीछे छूट गया था। गार्डन पार्टी, टोकरी, लेस की फ्रॉक, अब कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रखता था। वो इन सभी चीजों से बहुत दूर चला गया था। वो अद्भुत और सुंदर था। जब वो और उसका परिवार पार्टी में हंस रहे थे, बैंड का मजा ले रहे थे, तब उस गली में एक अद्भुत घटना घटी थी। वो सोता हुआ चेहरा जिसे कह रहा हो, खुश रहो, उदास मत हो, सब ठीक है। ये वैसा ही था जैसे इसे होना चाहिए। मैं संतुष्ट हूँ। लॉरा बिना कुछ कहे कमरे से बाहर नहीं जा सकी। बच्चों की तरह सिसकते हुए उसने कहा, मेरी हार के लिए मुझे माफ कीजिए। यहाँ उसके कहने का मतलब था कि इतने दुख के मौके पर वो इतने अच्छे कपड़े पहनकर आई थी और इस बात के लिए वो शर्मिंदा थी। और इस बार उसने एम की बहन का इंतजार नहीं किया। उसने खुद बाहर जाने का रास्ता ढूंढा और वो उस गली में उन सभी लोगों के पास से गुजरती हुई बाहर आ गई। गली के कोने में उसकी मुलाकात लॉरी से हुई। गौर से देखते हुए उसने पूछा, लॉरा, क्या तुम हो? हाँ। मम्मी को बहुत चिंता हो रही थी, क्या सब ठीक से हुआ? हाँ, कुछ हद तक। ओह लॉरी, उसने अपने भाई के हाथों को पकड़ा और उसे दबाया। क्या तुम रो रही हो? लॉरी ने पूछा। लॉरा ने अपना सिर हिलाया। वो वाकई में रो रही थी। लॉरी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बड़े प्यार से कहा, रो मत लॉरा, क्या यह अनुभव बहुत बुरा था? नहीं, लॉरा ने सुबकते हुए कहा, ये बस बहुत अजीब और अद्भुत था। लेकिन लॉरी, वो रुक गई और उसने अपने भाई की तरफ देखा। क्या जिंदगी, उसने हकलाते हुए कहा, क्या जिंदगी? लेकिन वो शब्दों में समझा ही नहीं पा रही थी कि आखिर जिंदगी है क्या, उसका क्या मतलब है। उसके बिना कुछ कहे ही लॉरी उसके जज्बात समझ गया था। हाँ मेरी प्यारी बहन, यही जिंदगी है, लॉरी ने कहा। तो दोस्तों, ऑथर इस स्टोरी से हमें लॉरा की फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती थी कि कैसे उसने गार्डन पार्टी वाले दिन एक साथ लाइफ और डेथ को महसूस किया। उसने रियलाइज किया कि कैसे वो और उसकी फैमिली सुपरफिशियल झूठी लाइफ जी रहे हैं, बल्कि कई लोग एक्चुअल में कितने दुख झेलते हैं। लेकिन फिर भी डेथ एक अमीर या गरीब इंसान दोनों की ही आनी ही है, और ये एक सच है।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।